हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और जो हमने डिस्कस किया था एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स और साथ में उनकी कुछ लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपका कहा था यहाँ पर मैंने कि सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है हमें जो है रेडिएशन सोर्स की। रेडिएशन सोर्स की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है रेडिएशन सोर्स, और इसके बाद हम जो है सेकंड बात करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास में होता है वो होता है आपके पास में वेवलेंथ सिलेक्टर, जिसको हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था। वेवलेंथ सिलेक्टर। और जो थर्ड है हमारे पास में, थर्ड की जो हमें यहाँ पर बात होती है, हम थर्ड को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो थर्ड हमारे पास में यहाँ पर होता है, ये है आपका जो है जो भी आप सैंपल लेते हो एंड सैंपल कंटेनर। थर्ड जो होता है हमारे पास में सैंपल कंटेनर। ठीक है। और जो फोर्थ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पर डिटेक्टर का। भाई डिटेक्टर किस प्रकार से, कितने टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं। और जो फिफ्थ हमारे पास जो होता है वो स्क्रीन हो सकती है कंप्यूटर की, या कोई भी हमारे पास ये कह सकते हैं कि अदर सोर्सेस हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं सिग्नल प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सिग्नल प्रोसेसर। सिग्नल को प्रोसेस करने वाला सिग्नल प्रोसेसर होता है। ये होती है हमारे पास में इतनी चीजें। अब इन सब चीजों में सबसे पहले हम जब डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम चाहिए, तो इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास में ये चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया था। रेडिएशन सोर्स है, ये कई टाइप के होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फिर वेवलेंथ सिलेक्टर है, वो कितने टाइप के और किस प्रकार बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सैंपल कंटेनर की हम बात करेंगे, डिटेक्टर्स की हम बात करेंगे, और सिग्नल जो प्रोसेसर है वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह से लिए जाते हैं, कहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन सोर्सेज के बारे में। जो रेडिएशन सोर्सेज हैं, रेडिएशन सोर्सेज ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक रेडिएशन सोर्स की हमें ज़रूरत होती है, और ये रेडिएशन सोर्स जो है कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल रेडिएशन सोर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने रेडिएशन सोर्स में अगर ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्पार्क से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर जाता है तो यहाँ से रेडिएशन होते हैं ये भी इसमें वेरी कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्टेबल रेडिएशन सोर्स की नीड होती है, हमें स्टेबल रेडिएशन सोर्स चाहिए। बिकॉज क्योंकि जो भी पावर मिल रही है यहाँ पर किसी रेडिएशन सोर्स से हमें, है ना, रेडिएशन पावर जो मिल रही है किसी भी इलेक्ट्रिक पावर से, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक पावर में चेंजेस होता है तो जो आपके रेडिएशंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, ये रेडिएशन जो होते हैं ये बहुत तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियली यहाँ पर क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। एक्सपोनेंशियली वेरी कर जाते हैं यहाँ पर ये। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम रेडिएशन जो सोर्स हमारे पास, उसको भी हम क्या कर सकें, जो हम सोर्स ले रहे हैं, जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई ले रहे हैं, वो भी कैसी होती है यहाँ पर कांस्टेंट हो, मतलब रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो, उसमें किसी प्रकार से कोई चेंज न हो। हम यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलते हैं किसी भी सोर्स से अगर, तो वो या तो कंटिन्यूम सोर्स होते हैं, है ना, या तो वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूम सोर्स होते हैं। भाई कोई भी सोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो कंटिन्यूम सोर्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, ये लाइन सोर्स हो सकते हैं। मतलब उनसे जो मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा हो सकता है, या तो कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है।
है ना। हम जो है कंटिन्यूम सोर्सेज का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम इसी को यूज़ करते हैं। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंटिन्यूम सोर्स को हम यूज़ करते हैं, और जो लाइन सोर्स जो होता है इसकी हमें ज़रूरत होती है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इस लाइन सोर्स की हमें नीड होती है। तो इस बेस पर हम क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर जो है इनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ए कैटेगरी जो हमारे पास बनती है, वो ए कैटेगरी क्या होती है, वो होती है आपकी अल्ट्रा वायलेट रे के लिए सोर्स, यूवी सोर्स अपन इसको कह सकते हैं, है ना। यूवी सोर्स, और या फिर हम कह सकते हैं लाइट सोर्स, यूवी सोर्स, लाइट सोर्स, वाइट लाइट सोर्स को अपन कह सकते हैं वाइट लाइट सोर्स, या इसको बोल सकते हैं इंफ्रारेड सोर्स, इंफ्रारेड सोर्स, ऐसे हो सकते हैं। तो यूवी सोर्स, वाइट लाइट सोर्स या इंफ्रारेड सोर्स, ये इन 3 टाइप्स के यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें, अगर हमें ज़रूरत है जैसे यूवी सोर्स की ज़रूरत अगर पड़ती है, तो यूवी सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, तो यूवी सोर्स के लिए हम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम लैम्प को लिया जाता है। यहाँ पर जो यूवी सोर्स है, इस यूवी सोर्स के लिए हम किसको लेते हैं, हम हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो लैंप को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप को हम यूवी सोर्सेस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या कर किसमें कैसे बनाया जाता है इसे, तो लो प्रेशर पर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम में, अगर हम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को किसी भी अपन जो है एक ट्यूब में इसको भर दें, और ये ट्यूब कैसी होती है आपकी, ये जो है ये कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें इसको जब फिलअप कर दिया जाता है इस हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम से इसको, है ना। और इस कंडीशन में लो प्रेशर पर इसको रख करके यदि अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क करें, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से रेडिएशन यहाँ पर जनरेट किए जा सकते हैं। जब हम किसी भी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम गैस को लेकर हम किसी भी यहाँ कह सकते हैं ट्यूब में इसको भर दिया जाता है और लो प्रेशर पे इसको फिलअप किया जाता है, और जब इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है तो यहाँ पर हम जो रेडिएशन फाइंड करते हैं वो रेडिएशन कौन से रीजन में होते हैं, आपके अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें रेडिएशंस मिलते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये 2 प्रकार के यहाँ पर लैंप होते हैं, 2 टाइप के लैंप होते हैं। फर्स्ट टाइप के लैंप में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड भी होते हैं आपके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम के, है ना। हाई वोल्टेज के लिए इसको अपन यूज करते हैं, तो फॉर हाई वोल्टेज यदि हम वोल्टेज हाई लगा सकते हैं तो हाई वोल्टेज के लिए ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड्स ले लिए जाते हैं। और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लेने के साथ ही इसके ऊपर जो है 2000 टू 6000 वोल्ट का क्या किया जाता है, इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से होता क्या है कि यहाँ पर इसमें जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक का यहाँ पर जो है कह सकते हैं फ्लो होने लगती है इलेक्ट्रिक यहाँ पर, है ना। ये जो आपके पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं ये क्या चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक यहाँ पर फ्लो होने लगती है, ये यहाँ पर बहने लगती है, इस प्रकार से हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी के लिए, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी के लिए हम यहाँ पर लैंप को हम बार बार जो वाटर से ठंडा करने की भी हमें आवश्यकता होती है क्योंकि लैंप काफ़ी गर्म हो जाता है। कम वोल्टेज के लैंप में क्या करते हैं, हम एक ऑक्साइड लेपित फिलामेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी जगह पर अपन क्या लगा देते हैं, एक ऑक्साइड से लैमिनेटेड एक फिलामेंट को यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑक्साइड पॉलिश्ड फिलामेंट यहाँ पर होता है। तो ऑक्साइड पॉलिश्ड फिलामेंट यहाँ पर होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं हम धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं हम स्पार्क प्लग करते हैं और यहाँ पर 40 वोल्ट के पोटेंशियल पर यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रिक को फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में ही हमें क्या होता है, हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक सप्लाई की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और दोनों ही लैंप जो है 160 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर, मतलब जो रेंज होती है आपकी इंफ्रारेड की, तो 160 टू 360 नैनोमीटर तक की रेंज का ये जो है वेव यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 360 या 380 तक की वेव का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो है हमें ये रेडिएशन दे सकते हैं यहाँ पर, ये कहने का मतलब है। दूसरा जो लैंप होता है हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है ना। दूसरे की हम बात करें तो हम व्हाइट लाइट को यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, या व्हाइट लाइट की जगह मैं इसको बोल दूँ विजिबल लाइट। कौन सा लाइट है,
विजिबल लाइट, और ज़्यादा ब्रॉड इसको कह सकते हैं। तो विजिबल लाइट के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है टंगस्टन फिलामेंट को यूज़ करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसमें, मतलब सब कुछ ऐसा ही होता है, बट यहाँ पर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन फिलामेंट को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब टंगस्टन फिलामेंट लैंप कैसे बनता है, जब भी हम इसको हीट करते हैं टंगस्टन को किसी ट्यूब में इसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे ट्यूब हो सकती है, इसमें इसको भर दिया जाता है और यहाँ पर इसको इस तरह टंगस्टन को लगा दिया जाता है, ऐसे टंगस्टन फिलामेंट को, और यहाँ पर इसमें लो प्रेशर पर कोई भी अपन गैस इसमें फिलअप कर देते हैं, और नॉर्मली नाइट्रोजन को यहाँ पर रखा जाता है। और टंगस्टन फिलामेंट में क्या होता है, जब इसको अपन इसको अपन वोल्टेज, इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट इसमें फ्लो करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसी जो टंगस्टन होता है ये हीट होता है, और इसके हीट होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन को इमिट करने से इसका जो बाहर कोई भी सोर्स वगैरह लगा हुआ या दूसरा कोई इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड तक यहाँ पर जो है करंट फ्लो होने लगता है। और ये क्या करता है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये जो है 2900 केल्विन पर ये वर्क करता है, ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं इससे 320 नैनोमीटर, 320 नैनोमीटर से 2500 नैनोमीटर तक का लाइट इससे यहां पर इमिट हो सकता है। इलेक्ट्रिक के द्वारा इसको क्या कहता है, हीट किया जाता है, और हीट करने पर ये जो है आपका क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी को यहां पर जनरेट करता है। ये बिल्कुल ऐसे एज यहां पर कह सकते हैं कृष्णिका की तरह, एज अ ब्लैक बॉडी की तरह क्या करता है, रेडिएशंस को इमिट करने लगता है यहां पर। तो ये आपका टंगस्टन फिलामेंट होता है, और ये विजिबल रेंज में हमें क्या करता है, यहां पर जो है ये रेडिएशंस देता है। तीसरा जो होता है हमारे पास जेनॉन आर्क लैंप होता है, जेनॉन आर्क लैंप की हम यहां पर यूज करते हैं। तीसरा जो होता है हमारे पास जेनॉन आर्क लैंप होता है, ठीक है ना। ये इसी रीजन में बात कर रहे हैं अपन, जेनॉन आर्क लैंप होता है, मतलब हम चाहते हैं इंफ्रारेड रीजन में अगर लाइट को चाहते हैं तो उसके लिए अपन किसको यूज करते हैं, जेनॉन आर्क लैंप को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इजीली हम इससे 250 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर तक का, 250 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर टू जो है आपका 600 नैनोमीटर तक का लाइट, जिसकी रेंज इसी रेंज में तो आपका इंफ्रारेड जो है रेडिएशन आता है, तो ये इस रेंज का जो वेव आपका ये सकते हैं वेव को जनरेट करता है या रेडिएशन को जनरेट करता है, जो आपके इंफ्रारेड रीजन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये है, हम इसको क्या करते हैं, कैसे इसको यूज में लेते हैं कि हम इसको जेनॉन आर्क लैंप को बनाते तो ऐसे ही है, बट हम इसको एक कैपेसिटर की हेल्प से, एक कैपेसिटर लगा देते हैं इसमें। कैपेसिटर की हेल्प से क्या करते हैं, बार बार इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करके इसको हाई इंटेंसिटी तक क्या करते हैं, इसको हम ले आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ये कहते हैं कि भाई आप जब कैमरे में से हम फ्लैश फोटो खींचते हैं तो एकदम से लाइट, तेज लाइट चमकता है, तो उसी तरह से बार बार इसको डिस्चार्ज करके कैपेसिटर को यहाँ से जो है डिसकंटिन्यूस रूप से हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड जो रेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से रुक रुक कर इसको चलाया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड हमारे पास में है बी, हम चाहते हैं जो है इंफ्रारेड रेडिएशन के कुछ और सोर्सेस की हम बात करते हैं। तो इंफ्रारेड रीजन के कुछ और सोर्सेस को हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इंफ्रारेड रीजन के कुछ और सोर्सेस यहाँ पर होते हैं, तो जैसे कि इसमें अगला सोर्स होता है और नैरनस्ट ग्लोवर सोर्स होता है। इंफ्रारेड की बात कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पर वापस से। तो इंफ्रारेड के आपके और सोर्सेस भी होते हैं, तो इंफ्रारेड सोर्सेस, इंफ्रारेड सोर्सेस, अभी हम बात कर रहे हैं रेडिएशन सोर्सेस की, हमने देखा उसमें, अब हम इंफ्रारेड सोर्सेस की बात करते हैं। तो इंफ्रारेड सोर्सेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इंफ्रारेड सोर्सेस में सबसे पहला जो आपका सोर्स होता है वो होता है नर्नेस्ट ग्लोवर, नर्नेस्ट ग्लोवर सोर्स, नर्नेस्ट ग्लोवर, नर्नेस्ट ग्लोवर सोर्स यहां पर यूज में लिया जाता है। अब नर्नेस्ट ग्लोवर सोर्स होता क्या है और बनता कैसे है, तो नर्नेस्ट ग्लोवर सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, 1 से 2 mm जो आपके डायमीटर की और 20 mm लंबाई का, यहां पर 20 mm इसकी लेंथ होती है। एक पाइप लेते हैं अपन यहां पर 20 mm का, और इसकी रेडियस यहां पर जो होती है, ये डायमीटर जो होता है वो 1 to 2 सेंटीमीटर का इसका जो है डायमीटर होता है, और 20 mm की इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना। 1 से 2 mm, सॉरी 1 से 2 mm का यहां पर होता है ये डायमीटर इसका, और 20 mm इसकी लेंथ होती है।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है रेयर अर्थ ऑक्साइड से बना हुआ एक सिलेंडर यहां पर होता है। ये किसका बना हुआ होता है, तो ये रेयर अर्थ ऑक्साइड, जो अर्थ पे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन्हीं ऑक्साइड्स का ये अर्थ ऑक्साइड का ये बना हुआ होता है, रेयर अर्थ ऑक्साइड का, जिसकी डायमीटर 1 to 2 mm और इसकी लेंथ जो हाइट होती है वो 20 mm के आसपास होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसके टर्मिनल्स पर हम प्लेटिनम वायर की एक इसको सील कर दे, मतलब इसको दोनों साइड से क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं ऐसे, और दोनों सिरों पर दोनों टर्मिनल्स पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पर अपन प्लेटिनम का वायर लगा देते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम का वायर जो होता है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है, प्लेटिनम का वायर, ठीक है ना। और इस प्लेटिनम के वायर पर हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होता है कि ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगते हैं, इमिट करने लगते हैं, और यहाँ से करंट का फ्लो जो होता है कुछ ऐसे करंट का फ्लो यहाँ पर चालू हो जाता है, ठीक है। इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये एक कंपोनेंट होता है, एक फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से अपन जो है रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी अपन मेजर कर सकते हैं। और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, बहुत हाई होता है। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। हम तो चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम रहे, तो हम क्या करते हैं, किसी डिवाइस की हेल्प से इसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, इतना हीट करते हैं कि ये रेड हो जाए, और फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे ये जल्दी जल्दी क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने लगता है, और दोनों टर्मिनल्स के बीच डीसी फ्लो को ये बिल्कुल यहाँ पर जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो है आपके जो इंफ्रारेड रेज हैं उनका एक कंटिन्यूम सोर्स है यहाँ पर। जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था, जेनॉन आर्क लैंप पे रुक के हमें मिल रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें कंटिन्यूअसली यहाँ से क्या मिलता है, जो है रेडिएशन मिलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन मिलता है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत जरूरी होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड हम बात करें तो दूसरा हमारे पास सोर्स होता है, ये ग्लोबल सोर्स होता है, ये भी इंफ्रारेड सोर्स होता है, तो ये आपका होता है ग्लोबल सोर्स। कौन सा सोर्स होता है, ये ग्लोबल सोर्स हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल सोर्स है। ग्लोबल सोर्स में एक सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड होती है। ग्लोबल सोर्स में क्या होता है, इसमें एक सिलिकॉन होता है, ये भी इसी का बना हुआ है, बट इसमें सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना, सिलिकॉन कार्बाइड की एक रॉड होती है। यहां पर क्या होती है, सिलिकॉन कार्बाइड की एक रॉड होती है, और ये रॉड जो होती है इसकी लेंथ 50 mm होती है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 50 mm होती है, ठीक है ना। मतलब होता तो सिलेंडर ही है एक तरह से, बट इसमें हमने लिया था रेयर अर्थ ऑक्साइड का, इसमें लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड होती है, 50 mm की होती है, और इसका जो डायमीटर लिया जाता है वो डायमीटर अप्रोक्सीमेट 5 mm का इसका क्या होता है, डायमीटर लिया जाता है इस रॉड का, है ना। और यहां पर भी हम जो है दोनों टर्मिनल पर क्या करते हैं, इसी की भांति दोनों टर्मिनल पर हम प्लेटिनम के क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, और इलेक्ट्रोड लगा के क्या करते हैं, हम यहां पर करंट को फ्लो कर सकते हैं। बट यहां पर क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस भी इनका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको पहले हीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और यहां पर हम इसको जो इसमें स्पार्किंग होती है उसको रोकने के लिए हम इसको पानी से ठंडा करते रहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका है सोर्स है, और इंफ्रारेड वेव का सोर्स है ये, और ये जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है ना। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इतना। आगे की हम बात करें तो अगला जो हमारे पास में होता है इंसेंडेंस वायर सोर्स होता है, ठीक है ना। इंसेंडेंस वायर सोर्स हमारे पास अगला जो होता है, इंसेंडेंस वायर सोर्स,
ठीक है। इंसैंडेंसेंस वायर सोर्स होता है हमारे पास में, है ना, और ये होता है, और ये किसका होता है, ये निक्रोम का वायर होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि ऐसा एक जो है रॉड ले लेते हैं और इसके ऊपर जो हेलिकल की टर्म में क्या लपेट देते हैं, इसके ऊपर हेलिकल की टर्म में ऐसे इस पर निक्रोम का वायर लपेट दिया जाता है। निक्रोम के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, जो क्या है, ये एलॉय होती है, एक मिश्र धातु होती है निक्रोम की। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है इसकी, और इसका भी जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, वो होता तो पॉजिटिव है बट बहुत लो होता है इसका, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये भी हीट करता है, रेड हो जाता है, और रेड होकर के क्या करता है, इंफ्रारेड वेव को यहाँ पर ये जनरेट करने लगता है ना। यहाँ से जो इससे निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, बट इसकी लाइफ जो होती है इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इंसैंडेंस लाइट वायर सोर्स को हम मोस्टली लैब में यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रीजन में लाइट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। थर्ड सोर्स की हम बात करते हैं। थर्ड सोर्स, ये तो बी हो गया इंफ्रारेड सोर्स, है ना। पहला पढ़ा था हमने जो है अल्ट्रावायलेट और विजिबल, सेकंड पढ़ा हमने ये वाला सोर्स, और जो थर्ड सोर्स हमारे पास जो यूज़ किया जाता है वो होता है हमारे पास में लाइन सोर्स, ठीक है ना। हम लाइन सोर्स की बात करते हैं। जो हमने शुरू के दो सोर्सेस देखे थे वो दोनों सोर्सेस आपके कैसे थे, मैंने दो शुरू में बात बताई थी कि हम दो सोर्सेस की बात करते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूम सोर्स और लाइन सोर्स। तो ये जो दोनों टाइप के थे ये कंटिन्यूम सोर्स थे आपके। कौन कौन से कंटिन्यूम सोर्स कौन से थे, आपका विजिबल लाइट रे सोर्स, आपका जो है यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे सोर्स, और अभी हमने पढ़ा ये जो है आपका इंफ्रारेड वेव सोर्स। अब हम बात करते हैं लाइन सोर्सेस की। तो लाइन सोर्सेस में हम किस किस को यूज़ कर सकते हैं, तो लाइन सोर्सेस में हम यहाँ पर हमें जरूरत होती है, लाइन सोर्सेस वे सोर्सेस होते हैं जो कुछ डिसकंटिन्यूअस। लाइन सोर्सेस क्या होते हैं, तो लाइन सोर्सेस वे सोर्सेस होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ को जनरेट करते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ को क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं, और इसका हम यूज करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना, जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज किया जाता है। इसमें भी आपके यहाँ पर तीन टाइप को हम यूज करते हैं। एक तो होता है आपका मेटल वेपर लैंप, एक होता है आपका मेटल वेपर लैंप, ठीक है। मेटल वेपर लैंप यहां पर होता है, इससे आप नॉर्मली अच्छे से परिचित भी हैं, आपने देखा भी है इसको, है ना। मेटल वेपर लैंप होता है। इस मेटल वेपर लैंप में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो है यूज़ की जाती है या तो आपकी मरकरी की वेपर को यूज़ करते हैं अपन, ठीक है ना, और दूसरा अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर सोडियम की वेपर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सोडियम वेपर को हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सोडियम वेपर लैंप का आपने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा है, जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप होते हैं वही जो हम सड़क के किनारे जो लाइट्स, स्ट्रीट लाइट लगती है, जो पहले तो वाइट दिखती है हमें बल्ब उसका, बट क्या होता है जब फुली जल जाती है तो वो एक येलो कलर का लाइट यहाँ से क्या करती है, इमिट करने लगती है। वही आपका सोडियम वेपर लैंप होता है, और एक नॉर्मल कॉमन वेपर लैंप यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसको हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में इसको क्या कर देते हैं, इस तरह से रख देते हैं इसको, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या भर देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं दोनों टर्मिनल्स पर, और इसके बीच में अपन सोडियम वेपर या जो है मरकरी की वेपर इसमें भर दी जाती है इसमें, ठीक है ना। और जब हम हाई वोल्टेज इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस यहाँ पर जनरेट होने लगते हैं, है ना, और इसको इनिशियली हीटिंग की ज़रूरत होती है। तो इनिशियली हीटिंग के लिए इसको हाई वोल्टेज से इसको हीटिंग किया जाता है, और इनिशियल हीटिंग के बाद में इसके अंदर जो पहले तो ये वाइट लाइट के साथ जलता है, बट इसमें जब ये सोडियम का वेपर या मरकरी का वेपर जब इसमें हीट होने लगता है तो ये फिर येलो लाइट के साथ में जलने लगता है, और बाद में इनके इलेक्ट्रोड्स को हीटिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, और ये सेल्फ ही यहाँ पर वर्क करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेल्फ सस्टेंडेड हो जाता है एक बार करंट फ्लो होने के बाद में, ठीक है ना। बार बार हमें इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स को हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका 254 से 734, ये जो आपका होता है 254 से 2 यहाँ से होता है आपका 254 से लेकर के 734
नैनोमीटर तक का वेवलेंथ ये जनरेट करता है। और सोडियम वेफर लैंप से हम अच्छी तरह परिचित है। इसके अंदर दो D1 D2 लाइंस होती है, जिसको मैंने जो है यहाँ पर जेमान इफेक्ट में भी इसको मैंने डिस्कस किया था। तो ये 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम। वैसे तो इसमें बहुत सी वेव होती है, बट यहाँ पर ये दो विशेष प्रकार के D1 और D2 लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है ना। और ये एक बहुत हाई इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पर होता है। अगले की हम बात करें तो अगला हमारे पास में होता है लेज़र होता है। लेज़र को भी हम यहाँ पर लाइन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो लेज़र में क्या होता है, ये आप लोगों ने इससे पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम जो है लेज़र लाइट सोर्स की बात करते हैं। लेज़र लाइट सोर्स कई टाइप के होते हैं। आपके रूबी गैस लेज़र होता है ना, और जो आपका हीलियम नियॉन गैस लेज़र होता है, उनको हम एज अ सोर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेज़र में क्या होता है कि ये आपका जो है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। मतलब जब आपका कोई भी फोटोन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो इस हायर एनर्जी स्टेट में ही इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक फोटोन इंसिडेंट करा दिया जाता है। तो इससे निकलने वाला जो फोटोन अगला होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ ऐसी ही होती है। तो ये एक मोनोक्रोमेटिक और ये कह सकते हैं एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर बनता है ना। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर बनता है। और कई तरह की गैस लेजर्स हमारे पास में आज मार्केट में अवेलेबल है ना। और जैसे कि हम ये कहें कि ब्लू कलर का होता है आपका एक जो होता है आर्गन आयन लेज़र होता है, रूबी गैस लेज़र होता है, डाई लेज़र होता है। ये हमारे पास बहुत सारे आज के टाइम में लेज़र सोर्सेस हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन सोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक और सोर्स होता है आपका, और वो होता है होलो कैथोड लैंप होता है। इसमें क्या होता है, अगला सोर्स जो होता है ये होलो कैथोड लैंप होता है, ठीक है ना। होलो कैथोड लैंप भी यहां पर होता है। और होलो कैथोड लैंप किस प्रकार से होता है, तो होलो कैथोड लैंप में इसमें एक होलो जो है इसमें लीनियर स्पेक्ट्रम में देता है। इसमें क्या होता है, एक टंगस्टन का एनोड होता है, ठीक है ना, और एक कैथोड भी होता है इसमें, ठीक है ना। और एक ग्लास ट्यूब इसमें नियॉन या आर्गन गैस को 1.125 टॉर, मतलब क्या करते हैं, इस तरह का एक जो ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करते हैं हम, यहाँ पर दोनों साइड पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट लगा देते हैं। यहाँ पर एक तरफ टंगस्टन का फिलामेंट होता है यहाँ पर, और इस तरफ टंगस्टन का ही बना हुआ बट होलो टाइप का क्या होता है, यहाँ पर कैथोड होता है ना। और इसके अंदर हम यहाँ पर नियॉन गैस यहाँ पर लो प्रेशर पर, कितने पर, 1 to 5 टॉर पर, इतने प्रेशर पर क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर फिलअप कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये सील्ड पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कैथोड होता है ये किसी मेटल का बना होता है, और कई बार कैथोड पर किसी मटेरियल की यहाँ पर क्या चढ़ा देते हैं अपन, परत चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं अपन इसको यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें। अब ये है कि यहाँ पर रेखा, ये जो हमें देता है ये लाइन स्पेक्ट्रम हमें रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जब विभव बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो यहाँ से जो आपके पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यह कैथोड के पास जाने लगते हैं और एक परमाणु का, एक एटम का एक बादल सा बना देते हैं, जिसको अपन स्पर्टिंग कहते हैं यहाँ पर, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर करंट को फ्लो होने में यहाँ पर मदद मिलती है, ठीक है। तो ये आपका होलो कैथोड लैंप होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया रेडिएशन सोर्स के बारे में, लाइन सोर्स बताया है ना। उसके पहले हमने जो है अल्ट्रावायलेट सोर्स की, इनकी हमने बात की, होलो कैथोड लैंप की भी हमने बात की है, जो एक कौन सा सोर्स है आपका, ये जो है आपका जो है एक लाइन सोर्स यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरह कुछ सोर्सेस की हमने बात करी है। हमें जहाँ पर जैसे स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पर हमें वैसा ही सोर्स लेना होता है। हम अपनी इच्छा से यहाँ पर सोर्स नहीं ले सकते। जैसे आपने जो यहाँ पढ़ा है, हमने लास्ट में हमने जीमान इफेक्ट पढ़ा है। जीमान इफेक्ट में मुझे किसकी ज़रूरत थी, सोडियम वेफर लैंप को हमने एज अ सोर्स वहाँ पर लिया था, क्योंकि वहाँ हमें स्टडी करना था इस चीज़ को,
ठीक है ना। तो जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह का हमें यहाँ पर लाइट चाहिए, कि वो एब्सॉर्प्शन है, कि इमिशन है, वो अल्ट्रावायलेट रे जनरेट करता है, कि वो विजिबल रे जनरेट करता है, विजिबल रेडिएशन देता है, या लाइन सोर्स लाइन रेडिएशन देता है, तो उसी के बेस पर हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि हमारा रेडिएशन सोर्स किस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वेवलेंथ सिलेक्टर और कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीज़ों की और आगे बात करेंगे।